नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राज। आज हम एक ऐसे बैंक की कहानी के बारे में बात करेंगे जो एक समय में भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री का पोस्टर बॉय हुआ करता था। कैसे वो अर्श से फर्श पर आया और आज कहाँ खड़ा है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस उथल पुथल को समझे, इसका उठना, इसका गिरना और फिर वो सरकारी बचाव और वो जोखिम जो शायद अभी भी बने हुए हैं। जरा सोचिए, 2018 में ये बाजार का दुलारा था, चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, और 2020 तक हालत ये हुई कि शेयर प्राइस लगभग 95% नीचे आ गया। लोग अपना ही पैसा मतलब सिर्फ 50,000 रुपए तक निकाल पा रहे थे। तो ये सब हुआ कैसे, कहां से शुरू हुई ये कहानी? देखिए, शुरुआत तो संस्थापक राणा कपूर की जो बेहद आक्रामक रणनीति थी वहां से हुई, जिसे कई लोग कहते हैं हर चीज के लिए हाँ वाली रणनीति। मतलब लोन देने में कोई हिचक नहीं, और ऐसी कंपनियों को भी लोन दे दिए गए जिन्हें दूसरे बैंक ने मना कर दिया था। इससे लोन बुक तो बहुत तेजी से बढ़ी, सिर्फ 2 साल में लगभग दुगना हो गई। मतलब 1.32 लाख करोड़ से बढ़कर 2.41 लाख करोड़ तक हो गई। पर जरूरी सवाल ये है कि ये पैसा गया कहाँ? ये गया डीएलएफ, जेट एयरवेज, अनिल अंबानी ग्रुप, मतलब ऐसे कई नाम जिन्हें उस समय काफी जोखिम भरा माना जा रहा था। और यहीं से एनपीए वाली गड़बड़ी शुरू हुई। मतलब डूबे हुए कर्ज। बैंक लगातार अपना एनपीए को बहुत कम करके दिखा रहा था, जो कि उसके बिजनेस मॉडल मतलब इतने रिस्की लोन देने के मॉडल से मैच नहीं कर रहा था। ये तब पकड़ में आया जब आरबीआई ने अपना एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया, तब असलियत सामने आई। FY16 में बैंक ने ग्रॉस एनपीए दिखाया था सिर्फ 749 करोड़, लेकिन आरबीआई की जांच में पता चला कि असल में आंकड़ा 4,900 करोड़ से भी ज्यादा था। ये 550% से भी ज्यादा का फर्क था। उस समय घरेलू रेटिंग एजेंसियां बैंक को केयर AAA रेटिंग जैसी टॉप रेटिंग दे रही थी, और फिर फरवरी 2020 आते आते मूडीज ने इसे घटाकर सीए कर दिया, मतलब डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब। यहां तक कि 2015 में यूबीएस की एक चेतावनी भी थी जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तो पूरी निगरानी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो गए थे। और फिर आया 2020 का वह पतन। वह एक तरह का कुमुलेशन था। आरबीआई ने राणा कपूर का कार्यकाल बढ़ाने से मना कर दिया। बाजार में एकदम से घबराहट फैली। जैसे ही एनपीए की असलियत बाहर आई, लोगों ने तेजी से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। डिपॉजिट लगभग आधी रह गए कुछ ही महीनों में, और बैंक को भी बहुत भारी नुकसान हुआ। एक क्वार्टर में ही लगभग 18,500 करोड़ रुपए का नुकसान, और तब आरबीआई को दखल देना पड़ा। 5 मार्च 2020 की वह तारीख थी। इस दिन आरबीआई ने बोर्ड भंग किया और एसबीआई के प्रशांत किशोर को एमडी बनाया और 30 दिन का मोरेटोरियम लगा दिया। इससे निवेशक जिन्होंने पैसा बैंकों में रखा था और वह केवल 50,000 रुपए ही निकाल पा रहे थे। और फिर रेस्क्यू प्लान आया, पुनर्गठन योजना 2020। एसबीआई ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। 10,000 करोड़ की पूंजी डाली गई। एसबीआई 49% का शेयर होल्डर बन गया और दूसरे प्राइवेट बैंक को भी इसमें पैसा लगाना पड़ा। इसने सिस्टम को तो बचा लिया, लेकिन इसमें एक नैतिक खतरा था कि एक प्राइवेट बैंक को बचाने के लिए एक सरकारी बैंक सामने आया। इससे कहीं ना कहीं ये धारणा भी मजबूत होती है कि कुछ बैंक इतने बड़े हैं कि उन्हें डूबने नहीं दिया जा सकता। और इसमें शेयर लॉक इन भी लगा दिया। जिसके पास 100 से ज्यादा शेयर थे, उनके 75% शेयर 3 साल के लिए लॉक इन हो गए। ये भी काफी विवादास्पद रहा। इसी सब के बीच 8,415 करोड़ रुपए की 81 बॉन्ड को पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया गया, और यही मामला आज यस बैंक के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 81 बॉन्ड का मतलब एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड। ये ज्यादा जोखिम वाले बॉन्ड होते हैं। बैंक इन्हें अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी करते हैं। इसमें शर्त यह होती है कि अगर बैंक की पूंजी एक तय सीमा से नीचे गिरती है तो इस बॉन्ड को पूरी तरह राइट ऑफ किया जा सकता है। मतलब निवेशक का पैसा पूरी तरह डूब सकता है। यस बैंक के केस में पेंच ये है कि आरबीआई की जो ड्राफ्ट स्कीम आई थी उसमें ये बॉन्ड को राइट ऑफ करने की बात थी, लेकिन जो फाइनल स्कीम नोटिफाइड हुई 13 मार्च 2020 को, उसमें से ये क्लॉज हटा दिया गया। और फिर
अगले ही दिन इसे राइट ऑफ कर दिया गया। इसी को बॉन्ड होल्डर ने चुनौती दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे अवैध ठहराया, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। यही तलवार लटकी हुई है बैंक पर। अगर फैसला बैंक के खिलाफ गया तो ये उसकी पूरी रिकवरी पर भारी पड़ सकता है, और आज के समय में सबसे बड़ा रिस्क भी यही है। इन सब के बाद आज बैंक में नया मैनेजमेंट है। प्रशांत किशोर एमडी एंड सीईओ हैं और बैलेंस शीट में भी सुधार दिख रहा है। मैनेजमेंट ने फंसे कर्जे का एक बड़ा हिस्सा, करीब 48,000 करोड़ के लोन एक एआरसी मतलब एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर को ट्रांसफर किए। आंकड़ों में देखे तो ग्रॉस एनपीए जो मार्च 2020 में 16.8% था, वो अब लेटेस्ट क्वार्टर में सिर्फ 1.6% तक आ गया है। ये एक बड़ा सुधार है और बैंक मुनाफे में भी लौट आया है। डिपॉजिट भी बढ़े हैं, 1.1 लाख करोड़ से बढ़कर अब 2.8 लाख करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन हम अगर इसकी तुलना बड़े प्राइवेट बैंकों से करते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी काफी कम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी भी लगभग 2.5% के करीब है और रिटर्न ऑन एसेट वो भी 1% से कम है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत कम माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। अगर कोई निवेश की नजर से देखे तो बुल केस ये है कि सुधार की रफ्तार अच्छी रही है। नया मैनेजमेंट बिजनेस पर फोकस कर रहा है। जापान के एसएमबीसी बैंक ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की दिलचस्पी दिखाई है, जिसे आरबीआई से मंजूरी भी मिल गई है और प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान भी ठीक ठाक है। और जो एआरसी को लोन दिए थे उनसे कुछ रिकवरी की भी उम्मीद है। और बेयर केस अभी भी 81 बॉन्ड वाला मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में है। अनिश्चितताएं बहुत बड़ी है। एक एडवर्स फैसला सब कुछ पलट सकता है। ज्यादातर एनालिस्ट बेचने या होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और जैसा मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी और बैंकों से काफी कम है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई यस बैंक में निवेश करता है तो वो सिर्फ बैंक के परफॉर्मेंस पर दाव नहीं लगा रहा, वो असल में एक कानूनी नतीजे पर दाव लगा रहा है जो लगभग सब कुछ या कुछ नहीं वाला दाव है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।